पिछले क्लास में हम लोग सिंचाई के बारे में पढ़ रहे थे। अभी इसको हम लोग जारी रखेंगे क्योंकि सिंचाई का जो चरण था वो अभी पूरा नहीं हुआ था। तो बच्चों, सिंचाई के मुख्य स्रोत कुआं, नलकूप, तालाब, नदियाँ और नहर है। और सिंचाई के परंपरागत तरीके में कुआं, झील, नहर इसका प्रयोग में हम लोग करते हैं कि घिरनी लगा करके कुआं से पानी खींचा जाता है, चैन पंप से किया जाता है, देकली से किया जाता है, और नहरों से तो पानी सीधे सीधे खेतों में पहुंच जाता है, उसको सिर्फ मेड़ को काट करके अलग करना रहता बस। सिंचाई की जो आधुनिक विधियां हैं उन विधियों में दो विधि प्रमुख है। एक है छिड़काव तंत्र जिसको स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं, और दूसरा है ड्रिप तंत्र जिसको ड्रिप सिस्टम कहते हैं। जो स्प्रिंकलर सिस्टम है, छिड़काव तंत्र है, वह खास करके असमतल भूमि या पहाड़ी भूमि, उबड़ खाबड़ भूमि जो रहता है उसमें सिंचाई के लिए काम किया जाता है, उस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक मुख्य पाइप होता है, उस पाइप से निश्चित दूरी पर ऊर्ध्व पाइप यानी ऊपर की तरफ खड़ा पाइप लगा हो दिया जाता है निश्चित दूरी पर। और जो खड़ा पाइप होता है, ऊर्ध्व पाइप होता है, उसके ऊपर एक नोजल लगा हुआ रहता है। जब पानी का सप्लाई मुख्य पाइप से होता है तो वह ऊर्ध्व पाइप में पानी जाता है और नोजल से टकराने के बाद में नोजल घूमता है। नोजल में छेद रहने के कारण उससे पानी निकलता है और नोजल घूमते रहता है, पानी निकलते रहता है। इस तरह से उसका छिड़काव होते रहता है पानी का, जो लगता है कि वर्षा हो रही है। इस तरह का जो छिड़काव वाला जो होता है वह कॉफ़ी की खेती या फिर चाय के बागानों में जो खेती किया जाता है इसमें काफ़ी प्रयोग इसका होता है। दूसरा है जो ड्रिप तंत्र है, इसमें बूंद बूंद करके पानी पौधों की जड़ों में गिराया जाता है। इसमें खास तौर पर जो बगीचे होते हैं, फुलवारी होती है, उसमें इसका प्रयोग खास तौर पर किया जाता है। इस तरह से हम लोग ड्रिप तंत्र और छिड़काव तंत्र का हम लोग प्रयोग करके सिंचाई का काम करते हैं। निम्नलिखित चित्र जो है आपका, उसमें आप देख पा रहे हैं कि मोटर लगा हुआ है, उससे मेन पाइप है और मेन पाइप से ऊपर की तरफ जो है वह नोजल लगा हुआ है और उससे छिड़काव हो रहा है और पानी का जो है सिंचाई का काम धीरे धीरे हो रहा है। नीचे में जो है वह उसमें फिर मोटर चल रहा है और नाले के द्वारा पानी बह करके जा रहा है, वह सिंचाई का काम हो रहा है। अब है कि खेतों में सिंचाई के बाद में फसल अच्छा होने लगता है, वो उसकी वृद्धि होती है, लेकिन उसके साथ साथ खरपतवार भी उगाते हैं। खरपतवार क्या है, खरपतवार किसे कहते हैं, यह सवाल उत्पन्न हो जाता है। तो हमारे खेतों में फसलों के साथ कई अवांछित पौधे भी प्राकृतिक रूप से उगाते हैं, इसको खरपतवार कहते हैं। यानी फसल के अलावे जो भी अन्य पौधे जो उगते हैं जिसमें घास फूस होते हैं, वे खरपतवार के नाम से जाने जाते हैं। तो खरपतवार को हमको फसल के अच्छे उत्पादन के लिए उसको अलग करना पड़ता है, खेतों से हटाना पड़ता है। अब है कि जो खरपतवार को हम हटाने की प्रक्रिया जो है उसको क्या कहते हैं, इसके लिए एक शब्द है निराई। निराई किसे कहते हैं, तो खरपतवार को फसलों से हटाने की प्रक्रिया को ही निराई कहते हैं। अब निराई करने का जो काम है वह दो तरह से होता है। पहला होता है कि भौतिक प्रक्रिया है। भौतिक प्रक्रिया में खेत को जोत कर, हाथ से उखाड़ कर, हंसुआ से काट कर, कुदाल से खोद कर, इस तरह से फिजिकली हम उसको भौतिक प्रक्रिया के द्वारा निराई का काम करते हैं और इस तरह से खेत पर खरपतवार को हम लोग फसलों से निकालने का काम करते हैं। दूसरा है कि रासायनिक प्रक्रिया है। रासायनिक प्रक्रिया में रासायनिक दवाओं का छिड़काव करके, जैसे कि हम विडसीसाइड्स या खरपतवारनाशी कहते हैं, इसका प्रयोग करते हैं और उससे क्या होता है कि जो खेतों में फसलों में खरपतवार होता है वह ख़त्म हो जाता है, जल जाता है, लेकिन उससे फसल पर बुरा नुकसान नहीं होता है। अब यह है कि विडसीसाइड्स या खरपतवार है क्या, तो जिन रासायनिक दवाओं का उपयोग करके
फसलों में खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है, उसी को हम खरपतवार नाशी कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से 2,4-D यह एक कॉमन खरपतवार नाशी है जिसका प्रयोग किसान बहुतायत में करते हैं। इसके अलावे पेंडीमेथालिन 30% भी है जिसका भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रयोग 2,4-D का ही किया जाता है। इस तरह से हम लोग कई चरणों में खेती फसलों का उत्पादन हम लोग करते हैं और उसके बाद में फिर हम जब फसल तैयार हो जाते हैं तो हम फिर कटाई का काम शुरू करते हैं फसलों को। तो अगला जो पॉइंट है, छठा जो नंबर पर है, वह कटाई आता है। कटाई क्या है? तो फसल का पक कर तैयार हो जाने के बाद खेतों से काटना या उखाड़ना कटाई कहलाता है। कटाई करने का काम जो है वह मुख्य रूप से किसान हाथों से करते हैं, हाथ से उखाड़ करके या हाशिया दरांती से काट करके करते हैं। लेकिन जब बड़े पैमाने पर खेती होती है वहाँ पर हाथ से काट करके, हथिया से काट करके संभव नहीं हो पाता है बड़ी खेती में। उसके लिए हम लोग मशीन का प्रयोग करते हैं और जिस मशीन से इसको किया जाता है उस मशीन का नाम हार्वेस्टर होता है। तो ये हार्वेस्टर मशीन क्या है कि बड़े पैमाने पर किसान फसल की कटाई करने के लिए जिस मशीन का प्रयोग करते हैं उसे हार्वेस्टर कहते हैं। वर्तमान में ये जो हार्वेस्टर मशीन है, इस हार्वेस्टर मशीन के साथ में थ्रेशर मशीन को भी ऐड कर दिया गया है। तो उस दोनों को मिला करके अभी कंबाइन मशीन आ रहा है जिससे कि हम कटाई का भी काम करते हैं और थ्रेशर का भी काम कर लेते हैं। तो देखना है कि ये थ्रेशिंग क्या है। तो वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसान फसलों से भूसे और अनाज को अलग अलग करते हैं, इसको थ्रेशिंग कहते हैं। पहले जानवरों के द्वारा किया जाता था इसको, और लेकिन अब जो है ये थ्रेशिंग मशीनों के द्वारा ही होता है। जानवर का प्रक्रिया लगभग बंद हो चुका है। तो जो थ्रेशिंग का काम मशीनों के द्वारा करके और भूसे और अनाज को अलग करते हैं, उस मशीन को हम लोग थ्रेशर मशीन कहते हैं। और वही इसके ऊपर में जैसा कि मैंने बताया कि थ्रेशर मशीन और हार्वेस्टर मशीन दोनों को मिला करके कंबाइन मशीन का अभी उपयोग किया जा रहा है। और एक ही साथ में हम लोग खेतों से फसल को काट भी लेते हैं और थ्रेशिंग भी कर लेते हैं और भूसा और अनाज को अलग कर लेते हैं। अब बात आ जाती है कि ये जो भूसा और अनाज को अलग किया गया, तो फिर उस अनाज का हम लोग क्या करते हैं? तो वो जो अनाज निकल करके फसल का भूसे से अलग करके आया है, इस अनाज को हम लोग भंडारण करते हैं, उसको रखते हैं ताकि समय के अनुसार उसका खाने के रूप में या फिर व्यवसाय के रूप में उसका उपयोग किया जा सके, जो कि फसल के परिभाषा में आप ऊपर में ही पढ़ चुके हैं। तो भंडारण कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, भंडारण क्यों करते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है, इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। तो हम पाते हैं कि अनाज को खराब होने से बचाने अथवा बाद में उसको उपयोग करने के लिए या तो पीड़कों से या सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखा जाता है, इसको हम भंडारण कहते हैं। भंडारण क्यों करते हैं? तो अनाज को नमी, कीट, चूहा, सूक्ष्म जीव आदि से सुरक्षित करने के लिए भंडारण का काम किया जाता है। भंडारण के लिए सबसे प्रमुख चीज़ होता है कि अनाज की नमी को समाप्त करना, यानी अनाज को कड़े धूप में सुखाना आवश्यक होता है। जितना कम अनाज में नमी रहेगा, अनाज उतना अधिक सुरक्षित होगा। और जो अनाज में कम नमी होता है, अनाज सूखा हुआ होता है, उसका आराम से भंडारण किया जा सकता है। सामान्य तौर पर जो भंडारण होता है वह जूट के बोरे में होता है और जूट के बोरा में हम लोग सूखे हुए अनाज को अच्छी तरह से पैक करके रखते हैं। आप चित्र में देख रहे होंगे कि जूट के बोरे में अनाज को पैक करके किस तरह से रखा गया है। इसके अलावे धातु के जो पात्र होते हैं उसमें भी हम लोग भंडारण करते हैं। और जब अनाज का बड़े पैमाने पर भंडारण करना होता है तब हम लोग बड़े बड़े धातु के पात्रों का प्रयोग करते हैं,
जिसे कि साइलो कहा जाता है। ये साइलो क्या होता है? तो आमतौर पर एक लंबा ऊर्ध्वाकार सिलेंडर या बॉक्स जैसी संरचना होती है, जिसमें कि बड़े पैमाने पर आपको अनाज का भंडारण करने के लिए सुविधा उपलब्ध होता है। तो इस तरह से आप नीचे के चित्र में देखिए, ये साइलो बना हुआ है। इस साइलो में हम भंडारण करते हैं अनाज का। अब है कि छोटे पैमाने पर अगर जो अनाज का भंडारण करना रहता है, तो उसको बचाने के लिए हम लोग नीम की सूखी पत्तियों का उसमें प्रयोग करते हैं। लेकिन जब बड़े पैमाने पर भंडारण करना रहता है, तो फिर से हम उसमें रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं और उससे हम भंडारण का काम करते हैं, ताकि लंबे समय तक हमारा अनाज सुरक्षित रह सके और उसका भंडारण किया जा सके अच्छी तरह से। इस प्रकार से हम जो है अनाज का भंडारण कर लेते हैं और फिर जो है हम इसका समय समय पर भोजन के रूप में या व्यवसाय के रूप में उसको उपयोग करते हैं। अब अंतिम में बच गया है एक पारा आपको पढ़ना है, पशुपालन। पशुपालन क्या है? तो बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं को उसका भोजन, आवास और प्रजनन की जो व्यवस्था की जाती है, इसी प्रक्रिया को हम पशुपालन कहते हैं। पशुपालन से हम कई तरह के लाभ प्राप्त करते हैं। पशुओं से हमें बहुतायत मात्रा में दूध मिलता है, मांस मिलता है, उसका चमड़ा मिलता है, अंडा मिलता है और वस्त्र भी प्राप्त होता है, उससे ऊन मिलता है हमको। तो इस तरह से है कि हम लोग पशुपालन करके कई चीज़ों का प्रयोग करते हैं। आपके देख रहे होंगे कि नीचे पशुपालन से लाभ का एक सारणी बना हुआ है, खूबसूरत सारणी है। इसमें आपको किन किन चीज़ों से क्या क्या प्राप्त होता है जो स्पष्ट किया हुआ है। जैसे कि दूध गाय, भैंस, बकरी, ऊँट आदि से प्राप्त होता है। मांस बकरी, भेड़, मुर्गी, मछली से प्राप्त होता है। चमड़ा गाय, भैंस, भेड़, बकरी इससे प्राप्त होता है। अंडा मुर्गी और बत्तख से प्राप्त होता है। और जो ऊन है वह बकरी या भेड़ और खरगोश से प्राप्त होता है। इन सभी जानवरों का हम लोग पशुपालन करते हैं, पशुपालन के अंतर्गत ये आता है। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो फसल उत्पादन और प्रबंधन, ये जो सारी बातें थी, उसकी विस्तार से हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया है। और ये जो आपका पाठ्य पुस्तक है, उसके प्रत्येक पंक्तियों को हम लोगों ने लगभग देखा है और उसका सारांश तैयार करके आप इसमें देखे होंगे। आप जो शब्द बीच बीच में जहाँ जहाँ आया है, जो आपकी किताब में दिया हुआ है, मोटे अक्षरों से जिन शब्दों को लिखा गया था, उन शब्दों को हमने अलग से प्रश्न बना करके और उसको परिभाषित करने का काम किया है, ताकि बच्चों आप आसानी से इन शब्दों का परिभाषा सीख सकें, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। और ये जो छोटे छोटे परिभाषा हैं और शब्द हैं, इन शब्दों से भी आपको रिक्त स्थानों को भरें, या फिर बहुविकल्पीय प्रश्न है वो, या फिर कॉलम में मिलान करने वाला प्रश्न है वो सबका आपको उत्तर मिल जाएगा। इसके अलावे आपका जो छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर भी इसमें आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावे आपके पास रह जाता है जो प्रश्न है, इसमें बहुत सारी पंक्तियों में आंसर देना रहता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसको कहते हैं, उसका मैं अगले एपिसोड में आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर करा दूंगा। हालांकि उस एपिसोड में आपके पास में उपलब्ध होगा रिक्त स्थानों की पूर्ति करने भी, कॉलम मिलान का भी, एक शब्द में उत्तर जो देना है उसको भी, जो सही गलत करना है उसको भी, यानी जितने तरह के प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, सब का एक एक करके जवाब आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसके लिए आप इंतज़ार करें, अगले दिन अगले एपिसोड में आपको यह उपलब्ध होगा। धन्यवाद।